चलिए आज शुरू करते हैं हम कक्षा 9वीं का अध्याय नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का दूसरा लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी एनसीईआरटी बुक का प्रश्न क्रमांक 16 के जो क्वेश्चन आंसर 2 दिए हैं उनको देखेंगे। तो पहला है पदार्थ से आप क्या समझते हैं। पदार्थ से आप क्या समझते हैं। हालांकि अपन ने इसी के लेक्चर नंबर 1 में कर चुके हैं अपन कि पदार्थ की क्या परिभाषा है, लेकिन एक बार और देख ले अपन, समझ लें क्या है पदार्थ। माने वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है। क्या होता है? वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है। यानी क्या? वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। इसको अपन ने डिटेल में और पदार्थ को चैप्टर नंबर 1 में समझ चुके हैं। तो यदि आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है या इसका लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप वहां से भी देख के और अच्छे से भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सममांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। किस चीज में? सममांगी मिश्रण। आपको पता है अपन ने पढ़ा था कि मिश्रण क्या है, फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? मिश्रण के प्रकार पढ़े। तो मिश्रण के प्रकार में यही अपन को प्राप्त हुआ कि मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो सममांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण? विषमांगी मिश्रण। इसी को बताया कि इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हालांकि अपन इसी के सेकंड चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 में कवर कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बता दें, उदाहरण से इसको हम समझाते हैं। मान लीजिए ये 2 पात्र हैं, उसमें दोनों पात्र में क्या भरा हुआ है? मान लीजिए जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। ठीक है। तो मान लीजिए इसमें इस एक पात्र में मिलाया अपन ने नींबू का रस और इसको अच्छे से घोल लिया, और एक पदार्थ एक वाले जो इस वाले पात्र में इसमें क्या मिला दिया? पत्थर मिला दिए। अब इसको अपन ने घोला और इसको भी घोला, तो आप देख रहे हैं देखो नींबू का रस जल में घुल गया। तो आप देख सकते हैं कि अपन प्रत्येक स्थान पे देखेंगे ना तो अपन को जल ही नजर आएगा, नींबू का रस नहीं नजर आएगा। लेकिन जब इसको अपन पियेंगे ना तो अपन को खट्टापन महसूस होगा। यानी नींबू का रस के अंदर अच्छे से घुल गया है परंतु दिख नहीं रहा है। यानी वह मिश्रण जिसकी बनावट सेम हो, मानी समान हो। मतलब कैसा? मान लो अपन यहाँ देखें किसी भी पदार्थ में तो यहाँ भी अपन को एक सा दिख रहा है, यहाँ देखें तो भी अपन को एक सा दिख रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? मान लीजिए अपना ये जो पात्र है इसमें जल भरा हुआ है, इसमें नींबू का रस अपन ने मिला दिया और घोल लिया, तो आप देखते हैं कि सब जगह पानी पानी नजर आता है। ऐसा तो है नहीं कि कहीं नींबू के कण नजर आए। तो नींबू का अपन ने रस मिलाया है तो उसमें क्या है, अपन ने अच्छे से घोल लिया तो ये सब जगह अच्छे से नींबू मिल गया। लेकिन अपन को नजर सब जल आएगा कि इसके अंदर नींबू नजर नहीं आएगा। लेकिन जब इसको स्वाद में पियेंगे तो अपन को क्या लगेगा? पानी खट्टा लगेगा, यानी नींबू पानी बन जाएगा। तो यहाँ प्रत्येक स्थान पे समान बनावट है, यानी देखो यहाँ पूरे में पानी पानी दिख रहा है, यानी ये कौन सा मिश्रण कहलाया? सममांगी मिश्रण। मिश्रण क्या कहलाता है? जब 2 चीजों को आपस में अनिश्चित अनुपात में मिलाते। कैसे? अनिश्चित अनुपात में मिलाते तो मिश्रण बनता है। अब मिश्रण के 2 प्रकार है, सममांगी मिश्रण और विषमांगी। मान लीजिए नींबू और पानी को आपस में मिलाया, इसकी बनावट सेम, इसलिए कौन सा मिश्रण कहलाया? ये सममांगी मिश्रण। जबकि जो विषमांगी मिश्रण होता है वो कैसा होता है? जिसकी बनावट क्या हो? असमान हो। जैसे मान लो ये देखो पत्थर अपन ने मिलाए किसमें? पानी में, और घोल लिया तो पत्थर अपन को कहाँ दिख रहे? अलग दिख रहे। और पानी में है ना क्या? पानी क्या दिख रहा है? अलग दिख रहा है। माने दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, यानी दोनों की बनावट अलग अलग है, इसलिए अपन ये कहेंगे इसको कौन सा मिश्रण? विषमांगी मिश्रण है। ठीक है। तो पहला ये हो गया कि इसकी बनावट समान होती है, इसकी बनावट असमान होती है। दूसरा हो गया, इसका उदाहरण ले सकते हैं जैसे नींबू तथा पानी का मिश्रण, और इसमें विषमांगी में क्या ले सकते हैं? पत्थर तथा पानी का मिश्रण। ठीक है। तो ये 2 अपने अंतर हो गए। तो ठीक है बच्चों, और ये इसको आसानी से देखो एक तीसरा अंतर और देख सकते हैं कि जो सममांगी मिश्रण है उसको पृथक अपन आसानी से नहीं कर सकते, सरलता से पृथक नहीं कर सकते, जबकि विषमांगी मिश्रण को पृथक आसानी से कर सकते, सरलता से। देखो जब है ना पत्थर और पानी को अलग करना तो क्या करेंगे? अपन छन्नी से छान लेंगे, तो छानन विधि द्वारा पृथक जल्दी से कर लेंगे। लेकिन ये नींबू
और के रस और पानी को अलग करने में बहुत परेशानी जाएगी, इसलिए आसान नहीं है, इसको पृथक करना आसान नहीं है। किसको? सममांगी मिश्रण को पृथक करना आसान नहीं है और विषमांगी मिश्रण को पृथक करना आसान है। अपन पढ़ चुके हैं, 3 अंतर मूलभूत हो गए। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये सूत्र है एक विलयन की सांद्रता प्रतिशत। क्या? विलयन की सांद्रता प्रतिशत ज्ञात करने के लिए ये सूत्र है कि विलयन की सांद्रता प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। चलिए एक चीज अपन समझते हैं, पहले 3 चीज में अंतर समझेंगे पहले, किसमें? तब अपन आगे को क्वेश्चन कर पाएंगे। एक तो विलेय, एक होता है अपना विलायक और एक होता है अपना विलयन, ठीक है। तो विलेय, विलायक और विलयन क्या कहलाते? देखो मान लीजिए अपना एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए ये अपना एक पात्र है, ठीक है। क्या है? अपना पात्र है। इसमें क्या भरा हुआ है? जल। क्या भरा हुआ है? अपना जल, ठीक है। तो ये पात्र है अपना, और जो ये भरा हुआ है पहले से, वो क्या चीज है? विलायक। क्या चीज है वो? विलायक। यानी और इसमें मान लीजिए अपन क्या मिला रहे? मान लीजिए नींबू का रस मिला रहे या कोई भी रसायन मिला रहे, ठीक है। कोई भी चीज अलग से बाहर से मिला रहे जो पहले से उपस्थित है, यानी जिसमें कोई भी बाहर से चीज मिलाई जाती है, माने जिसमें मिलाई जाती है। किसमें मिला रहे? अपन इस जल में मिला रहे ना, माने जिस चीज में ये पहले से उपस्थित है ये जल, और जिस चीज में ये नई चीज मिलाई जा रही है ना, जिस चीज में, वो क्या कहलाता है? अपना विलायक। और जो चीज अपन मिला रहे हैं, माने जो चीज अपन बाहर से ला के किसी जो पहले से उपस्थित चीज है उसमें मिला रहे हैं, तो वो क्या है? विलेय। क्या चीज है वो? विलेय। और अब ये विलेय और विलायक, मान जो बाहर जो पहले से उपस्थित है, मान लीजिए ये जल, और बाहर से ये नींबू का रस मिला रहे हैं विलेय, तो ये टोटल मिलके जब घुल जाएगा आपस में, तो किसका निर्माण कर देगा? विलयन का। किसका निर्माण कर देगा? विलयन का। आई बात समझ में आपको बच्चों? क्या कहना चाहते हैं हम कि जो विलयन होता है वो किससे मिलके बनता है? विलेय और विलायक से। अब विलेय विलायक क्या है? यानी जो चीज बाहर से अपन मिलाते हैं वो क्या है? विलेय। और जो अपन जिसमें अपन मिलाते हैं, जो पहले से उपस्थित है, जिसमें अपन, जैसे मान लो पानी में नींबू का रस किसमें मिला रहे? पानी में मिला रहे, तो माने जिसमें मिला रहे वो क्या है? विलायक। और जो बाहर से ये नींबू का रस मिला रहे हैं ना, जो चीज मिला रहे वो क्या है? विलेय। आई बात बच्चों समझ में? क्या इसको थोड़ा सा विलेय विलायक में कंफ्यूजन हो जाते बच्चे, लेकिन अच्छे से समझे ना तो और अपन को क्या हो जाता है? आसानी से समझ में आता है। यानी एक बार चलो एक और बार देख लेते हैं। मान लीजिए ये अपना पात्र है, इसमें पहले से भरा है जल। क्या भरा है? पहले से जल। तो माने जो चीज पहले से रखी हुई है जिसमें अपन, अब देखो दूसरी चीज मान लीजिए अपने NaCl, यानी मान लो नमक है अपने पास। क्या है? नमक है, ठीक है। इसको बाहर से अपन इसमें मिलाएंगे, तो जो पहले से उपस्थित है, यानी जिसमें जो बाहर की चीज मिला रहे हैं, जिस चीज में मिला रहे हैं वो क्या है? अपना विलायक। और जो चीज ये अपन मिला रहे हैं इसमें वो क्या है? विलेय। और जब ये दोनों आपस में मिलके घुल जाएंगे तो जो चीज बनेगी वो क्या बनेगी? विलयन। ठीक है बच्चों, आया समझ में विलेय विलायक और विलयन क्या है? ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये सूत्र हो गया अपना, और एक और सूत्र अपन देख लेते हैं। विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान। किस चीज का द्रव्यमान? विलेय का द्रव्यमान प्लस किसका? विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान। ये कैसे हुआ? देखो अपन ने अभी पढ़ा ना विलयन कैसे बनता है। विलयन कैसे बने? विलयन कैसे बनता है? विलेय को भी मिलाते हैं और क्या मिलाते हैं? विलायक। जब विलेय और विलायक आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? विलयन का। यही बात है कि विलयन का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान यानी क्या होता है? विलयन का द्रव्यमान। जब दोनों चीजों को आपस में मिला देते तो क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। इसलिए तो इसको भी नोट कर लीजिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया एक क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी का ही, उदाहरण नंबर 2। तो क्या है चलिए देखते हैं। 1 विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो चलिए देखो, कभी भी ये न्यूमेरिकल जो भी होते हैं ना, उनको सॉल्व करने की विधि ये होती है कि सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि दिया क्या है, और उसके बाद ये देखेंगे कि ज्ञात क्या करना है। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि 1 विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में, यानी विलायक जल कितना है, मानी विलायक कितना है। देखो क्या दिया गया, सबसे पहले लिखेंगे अपन क्या दिया है। दिया है, क्या दिया है?
क्या दिया सबसे पहले, विलायक का द्रव्यमान दिया है। किसका दिया है, विलायक का द्रव्यमान दिया, कितना, 320 ग्राम। ठीक है, अब इसके बाद दिया गया है 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। मान लीजिए विलेय कितना है, मान लीजिए जो चीज मिलाएंगे अपन वो कितना है, 40 ग्राम। और एक चीज हमेशा आप ध्यान रखना कि जिस चीज में अपन मिलाते हैं वो ज्यादा चीज होनी चाहिए, माने हमेशा विलायक क्या होता है, ज्यादा होता है, और विलेय क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो विलायक ये दिया है, विलेय ये दिया है, तो अपन किसका निर्माण होगा, अपना किसका निर्माण होगा, विलयन का निर्माण होगा। और विलयन की क्या निकालना है, क्या निकालना है अपन को, सांद्रता निकालना है। तो विलयन की सांद्रता का सूत्र क्या होता है, अपन ने अभी पढ़ा है ना, विलयन की सांद्रता बराबर क्या होता है, विलेय सांद्रता प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, सांद्रता निकालना तो अपन इस प्रतिशत के रूप में निकाल लेंगे। तो विलयन की सांद्रता प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, विलयन की सांद्रता प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान, किस चीज का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, किसका, बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100, क्या, गुणित 100। तो देखिए अब अपन को विलेय का द्रव्यमान तो दिया हुआ है, ये दिया है, और क्या, विलयन का द्रव्यमान ये नहीं दिया, लेकिन अभी अपन ने सूत्र पढ़ा था ना, ये वाला देखो, ये सूत्र वाला पढ़ा था ना, विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो इसी सूत्र का अपन उपयोग करेंगे। तो क्या निकालेंगे सबसे पहले अपन, विलयन का द्रव्यमान, तो क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, क्या, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो विलेय का द्रव्यमान कितना है, 40, और विलायक का कितना है, 320। तो दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया, 360 ग्राम। यानी ये क्या आ गया, अपना विलयन का द्रव्यमान। अब इस 360 विलयन का द्रव्यमान अपन किस वाले सूत्र में रख देंगे, इस वाले सूत्र में रख देंगे। तो विलयन की सांद्रता प्रतिशत आ जाएगी। देखो सबसे पहले क्या है, विलेय का द्रव्यमान, तो कितना है विलेय का द्रव्यमान, 40 ग्राम, तो ये लिख देंगे अपन यहाँ 40। ठीक है, अब विलयन का द्रव्यमान कितना आया, 360 ग्राम, तो यहाँ लिख देंगे अपन 360, गुणित है, और यहाँ क्या है 100, तो गुणित, क्योंकि प्रतिशत निकालना है ना, तो प्रतिशत निकालने में 100 का गुणा होता है। ठीक है, तो एक जीरो से ऊपर का एक जीरो कट गया, ये 4 एकम 4, 4 नाम 36, यानी क्या आ गया, 100/9। कितना आ गया, 100/9। अब इसका अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देंगे 9 का 100 में, तो करीबन कितना आएगा, 11.1% लगभग। ठीक है, इतना आ गया अपना आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात आपको, तो ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों, आगे बढ़े अपन। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। जो अपन मिश्रण क्या कहलाता है, जैसे मान लो दो चीजें, मान लीजिए एक पदार्थ अपना ए है, दूसरा पदार्थ बी है, जब इन दोनों को आपस में मिलाते हैं ना, तो किसका निर्माण होता है, मिश्रण का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए अपनी लोहे की कील है, क्या है, लोहे की कील है, और उसमें किसमें मिला दी, मान लीजिए अपन ने रेत में, तो ये पूरा क्या बन गया, मिश्रण बन गया। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं अपन इसको। तो रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक करना। मान लीजिए अपन ने जो बाजार में इंक पॉट मिलती है ना, इंक पॉट, उसमें जो स्याही रहती है, तो स्याही क्या होती है, स्याही में कोई रंग मिला रहता है। जैसे मान लो ये किस रंग की स्याही है, नीले रंग की स्याही है, नीली स्याही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नीले कलर का रंजक मिला होता है, रंग मिला होता है, उस रंग को और उसमें जो केमिकल है उसको अलग करना है अपन को इसी पृथक्करण विधि से। तो आइए चलो करते हैं अपन। सबसे पहले इसका कैसे करेंगे अपन, इसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, चलिए वो ही समझते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आधा बीकर जल लेंगे। क्या लेंगे, आधा बीकर क्या लेंगे अपन, जल लेंगे। ठीक है, मान लीजिए आधा बीकर अपन ने क्या ले लिया, जल। ये ले लिया अपन ने आधा बीकर जल। देखो इंस्ट्रक्शन अपन को देखो पॉइंट में लिखे हैं, पहला क्या है, आधा बीकर जल लें। तो चलो अपन ने आधा बीकर जल ले लिया। अब दूसरा क्या कह रहा है, बीकर के मुख पर वाच्य गिलास रखें। जो ये बीकर है ना, इसके मुख माने ये मुख पर, फेस पर क्या रखें भैया, क्या बोला है रखने के लिए, वाच गिलास। तो वाच गिलास एक प्रकार से प्याली टाइप की रहती है, चाइना डिश टाइप की, यहाँ प्याली, तो ये अपन इसमें रख देते हैं। ठीक है, ये अपन ने रख दी। और अब इसके बाद तीसरा क्या बोल रहा है,
पॉइंट कुछ बूंदे स्याही की बाच गिलास पर डालें। ये जो बाच गिलास है इस पर कुछ बूंदे किसकी डालें, अपनी स्याही की डालें बूंदे। तो मान लीजिए अपन ने किसकी बूंद डाल ली, स्याही की बूंद डाल ली। अब इसके बाद क्या बोल रहा है अगला पॉइंट, अब बीकर को गर्म करना शुरू करें। अब ये अपना बीकर है, इसको क्या करना है, अपन को गर्म करना शुरू करना है। तो कैसे करेंगे, इसके नीचे क्या लगा देंगे अपन, मान लीजिए टीपाही स्टैंड लेंगे, क्या लेंगे, स्टैंड लेंगे। स्टैंड पर अपन रखेंगे ये बीकर, और इसमें क्या करेंगे, ये अपना स्टैंड क्या किस रखने के लिए, बीकर रखने के लिए। और नीचे लगा देंगे अपन क्या, बर्नर। बर्नर यानी जिससे अपन क्या करेंगे, गर्म करेंगे यानी आग देंगे। तो यहाँ से अपन का ये बर्नर अपन ने लगा दिया, स्टोव टाइप का कह सकते हैं अपन ने, ये लगा दिया। तो यहाँ से क्या निकल रही है, आग निकल रही है। तो ये अपना क्या है, बर्नर है। ठीक है बच्चों, ये अपना क्या है, बीकर है। इसमें क्या भरा हुआ है, अपना जल भरा हुआ है। ये क्या है, अपना वॉच गिलास है। क्या है, देखो नामांकित करना जरूरी है इसलिए बता रहे हैं आपको, वॉच गिलास है। ये क्या है, अपनी स्याही है। ठीक है, ये स्याही है अपना। ये क्या है, ये स्टैंड है अपना, क्या है, स्टैंड है। ठीक है बच्चों, और इसमें ये जल भरा ही हुआ है, बाकी ये अपना वॉच गिलास है। ठीक है बच्चों, तो अभी यहाँ देखो हम बीकर को गर्म करना शुरू करें। यहाँ से अपन ने बीकर को क्या करना शुरू किया, गर्म करना शुरू किया। ये नोट है कि हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, यानी अपन ये बीकर की क्यों जरूरत पड़ी, सीधे अपन इस चाइना डिश को अपन रख देते बर्नर के ऊपर, गर्म करना ही है तो इसको बीच में क्यों रखा। इसका काम क्या है, इसका मतलब ये डायरेक्ट अपन है ना क्या कर सकते, अपन क्या नहीं कर सकते, जो डायरेक्ट है इसको स्याही को गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं तो वो जल जाएगी और माने अपन अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाएंगे, यानी स्याही से उसके रंग के रंजक को क्या नहीं कर पाएंगे, अलग नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपन क्या करते हैं कि इसको पहले एक माध्यम बीच में सेफ्टी के लिए एक बीकर रख देते हैं, जिससे ये जो मान लीजिए अपना जल है, अभी ये देखो जल, ये बीकर है अपना, इसको गर्म कर रहे तो उसमें रखा है जल। अब ये जल क्या होगा, बाष्पीकृत होगा, यानी ये जल भी गर्म होगा। इससे ये ऊष्मा कहाँ परिवर्तन माने कहाँ भेजिएगा, ऊष्मा इस वाच गिलास में भेजेगा। आप समझ पा रहे हैं ना कि ये जो अपना बीकर है इसमें जल भरा हुआ है, यहाँ से अपन गर्मी दे रहे हैं। इसको डायरेक्ट स्याही को गर्मी नहीं दे सकते, नहीं तो ये खराब हो जाएगी, जल जाएगी। अपन को इसको डाई से पृथक करना है, ना कि इसको खराब करना है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, एक बीकर में जल भर के रख देते और उसके ऊपर ये वाच गिलास रखते हैं जिसमें स्याही भरी होती है। ठीक है, तो अभी अब मान लीजिए ये बर्नर से, जो अपना बर्नर है, इससे क्या निकल रही है, ऊष्मा निकली, ताप निकले, इससे ये बीकर गर्म हो रहा है। इस बीकर गर्म हो रहा है तो इसके अंदर का जल भी गर्म हो रहा है। अब जल गर्म हो रहा है तो इसमें भाप निकल रही है, माने ताप हो रहा है इस बीकर में। तो ये ताप किसको मिल रहा है, इस वाच गिलास को मिल रहा है, जिससे क्या होगा कि ये जो स्याही है, तो स्याही के अंदर जो जल होता है, माने जो पदार्थ होता है, इससे ये क्या होने लगता है, बाष्पीकरण होने लगता है, यानी बाष्पीकृत होने लगता है, यानी बाष्पीकरण की क्रिया होने लगती है स्याही में से। तो ये बात है कि वाच गिलास में बाष्पीकरण होने लगता है, यानी जो वाच गिलास इसमें जो स्याही भरी, यहाँ से क्या होने लगता है, बाष्पीकरण होने लगता है, यानी क्या निकलने लगती है, ये वाष्प निकलने लगती है। ठीक है, अब बाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखते हैं, यानी ये अपन ताप कब तक देते रहेंगे, उसमें माने बर्नर चालू कब तक रहेंगे, जब तक ये बाष्पीकरण की क्रिया होने लगती है। और जैसे ही जब वाच गिलास पर कोई परिवर्तन नहीं होता या नहीं दिखता, तब उसे गर्म करना बंद कर देते। मान लीजिए जो बाष्पीकरण की क्रिया हो रही है, यानी वाष्प निकल रही है, अगर ये निकलना क्या कर दे, बंद। पहले तो निकल रही है, जब तक निकल रही है तब तक अपन ये बर्नर चालू रखेंगे, यानी गर्मी देते रहेंगे। लेकिन जैसे ये बाष्पीकरण की क्रिया बंद हो गई, यानी वाष्प बनना बंद हो गई, वैसे ही अपन क्या करें, बर्नर को भी बंद कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये आई समझ में बात आपको, 7वां पॉइंट। तो इस चीज से अब निष्कर्ष क्या निकला, मान ले बाष्पीकरण हो गई अब क्रिया। अब देखो जितना वाष्प था, जल था, वो पूरा निकल गया। अब क्या बचा, मात्र रंजक बचा, यानी रंग बचा। जैसे आपने देखा होगा पानी, अगर आप देखें कि मान लीजिए एक पात्र है, ये मान लीजिए एक पात्र है, उसमें जल भरा हुआ है, उसमें अपन ने मान लीजिए नमक मिला दिया, तो अपन इसको गर्म करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो जल क्या बदल जाएगा, वाष्प में, और नीचे क्या रह जाएगा, सिर्फ नमक। तो नमक अपन को अलग मिल गया और है ना जल बाहर निकल गया। इसी प्रकार से जितना जल था बाष्पीकरण हो गया, जितना केमिकल बस बचा क्या, रंग बचा अपना, ये डाई बची। तो इसी को पृथक करना था अपन को, तो कर लिया। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। ये स्याही जल में क्या है, रंग का ये मिश्रण था।
इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। यानी जो अपन ने क्या करना था, अपन को रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक करना था अपन को। माने जो अपना स्याही था, उस स्याही जो रहती है वो मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में रहती है, लेकिन उसमें कोई रंग मिलाया जाता है ना, रंग यानी डाई मिलाई, मतलब नीले रंग मिला दिया या काला रंग मिला दिया, कुछ भी मिला दिया, तो उसको स्याही से अलग करने की ये विधि है। किस विधि का उपयोग करते हैं अपन? वाष्पीकरण विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये कि प्रैक्टिकली नॉलेज है, अपन समझ रहे हैं, अपन अभी पढ़ के देख रहे हैं, करके देख। यदि आपके विद्यालय में सुविधा हो, हालांकि हर विद्यालय में प्रैक्टिकल की सुविधा होती है, तो वहां से भी आप अपने शिक्षक से कह सकते कि सर हमें ये प्रैक्टिकल कराइए, तो अवश्य कराएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब है दूध से क्रीम को पृथक करना। क्या चीज? दूध से क्रीम को पृथक करना। जो अपने घर में दूध आता है ना, उसमें से क्रीम निकालना यानी घी निकालना, मक्खन निकालना, उसके लिए अपन ये किस विधि का उपयोग करें, माने कैसे निकाले, उसका देखते हैं अपन। तो दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का उपयोग किया जाता है? अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में दूध को एक बर्तन में लेते हैं तथा अपकेंद्रीय यंत्र के द्वारा इसे घुमाया जाता है। क्या किया जाता है? घुमाया जाता है। ऐसा करने से दूध से क्रीम के कण पृथक हो जाते हैं और ऊपर तैरने लगते हैं। इस प्रकार क्रीम को दूध से पृथक कर लिया जाता है। यानी चलिए अपन समझते इसको क्या कहना चाहता है। मान लीजिए एक अपना ये बर्तन है, इसमें क्या भर लीजिए अपन? दूध भर लीजिए। अपन ने ये क्या भर लिया? ये मान लीजिए दूध भर लिया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इस माने दूध से क्या निकालना है? क्रीम। तो किस विधि का उपयोग करेंगे अपन? अपकेंद्रण विधि का उपयोग करेंगे। तो ये विधि की उपयोग कैसे करें? अपन क्या करेंगे, एक अपकेंद्रीय यंत्र आता है। कैसा यंत्र आता है? अपकेंद्रीय यंत्र। मान लो अपन है ना, अगर आपके पास अपकेंद्रीय यंत्र नहीं है तो आप घर में भी इसका प्रयोग पता है कैसे कर सकते? आपने घर में देखी होगी मथनी रखी होती है, मथानी, मथनी रखी होती है। अपन क्या करते हैं, जो है ना मथा वगैरह रहता है उसको भाते हैं ना, तो उसके लिए जो मथानी भाते उसका भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर अपन मिक्सी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें मथानी जैसी रहती है ना, वैसे ही भाते, इसी प्रकार जो अपकेंद्रीय यंत्र होता है उसमें भी एक ऐसी मथानी लगी होती है, बस सिर्फ एक इलेक्ट्रिक से जुड़ी होती है। इलेक्ट्रिक माने यहाँ से डोरी से माने करंट आता है, उसके द्वारा ही आपस में घूमती, माने अपन को हाथ की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जबकि अपने ये मथानी में अपन हाथ से करते हैं, जबकि इसमें क्या विद्युत से काम होता है। तो इससे ये घूमता है, तो ये पूरा पदार्थ ऐसा घूमता रहता है, पूरा दूध आपस में घूमता रहता है। इससे क्या होता है कि जो दूध के अंदर है ना मक्खन क्रीम के कण हैं, वो क्या हो जाते हैं, ऊपर आने लगते हैं और ये ऊपर की परत में जम जाते। क्या कर जाते हैं? ऊपर की परत में दूध के में जम जाते और ऊपर हल्के होते, हल्के होने के कारण ये कहाँ आ जाते? ऊपर आ जाते, यानी यह परत पर दूध की माने ऊपर सतह पर क्या होते? तैरने लगते हैं। जैसे अपन क्रीम को दूध से क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। बच्चों आई समझ में बात आपको? आप देखना, घर पे ट्राई करना, तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए अपना ये, मान लीजिए एक और बार अच्छे से समझे। मान लीजिए अपना दूध है, ठीक है, इसको अपकेंद्रीय विधि के लिए यंत्र का उपयोग करते हैं, अपकेंद्रीय यंत्र का उपयोग करें या फिर घर की मथानी का उपयोग करें। इसको अपन भाते हैं जब, तो क्या होता है कि इसमें से क्रीम के कण ऊपर आने लगते, ऊपर उठने, पूरे दूध में से कहाँ ऊपर उठने लगते और सतह पर जो ऊपर इस पर आने लगते हैं। किसके कारण? क्रीम के कारण, दूध से। और ये अपन इस क्रीम को अलग कर लेते हैं तो अपन को क्रीम प्राप्त हो जाती है दूध से। ठीक है बच्चों, अब अनुप्रयोग पढ़ते हैं। इसके अनुप्रयोग यानी इसका उपयोग, इस विधि का उपयोग कहाँ कहाँ भी किया जाता है। कौन सी विधि का? अपकेंद्रण विधि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो ये पहला क्या है? जांच प्रयोगशाला में, रक्त और मूत्र की जांच में, यानी प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है डेयरी तथा घर में दूध से क्रीम निकालने में, माने डेयरी में भी, जो दूध डेयरी वगैरह होती है उसमें भी, और घर में भी अपन दूध से क्रीम निकालने में भी इस विधि का उपयोग करते हैं। और तीसरा क्या है? कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में, यानी जो अपनी वॉशिंग मशीन होती है ना, उसमें अपन कपड़े सुखाते हैं, उसमें भी ये देखो गोल गोल घूमता है ना, तो बस वही है कि इसको, इस विधि का उपयोग कहाँ करते हैं? कपड़े सुखाने में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं अपन। अब किनको पृथक करना है? दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को
पृथक करने में किस विधि का उपयोग करेंगे उसी की बात करेंगे, या कैसे करेंगे। माने दो आघूलनशील पदार्थ, माने दो आघूलनशील द्रव हैं। अब क्या है वो पदार्थ कैसे हैं, द्रव अवस्था में दोनों। मान लीजिए एक हो गया अपना, मान लीजिए किसका उपयोग लेंगे, एक तो उपयोग करेंगे अपन मिट्टी तेल, किसका, मिट्टी तेल का, और दूसरा उपयोग किसका करेंगे, जल का। ठीक है, यानी ये पहला पॉइंट है कि प्रयोग में मिट्टी के तेल को जल से पृथक करेंगे। मान लीजिए मिट्टी का तेल और जल क्या हो गया, आपस में मिल गया। मान लीजिए अपने घर पे एक जल रखा था, उसमें गलती से क्या गिर गया, मिट्टी तेल अपना गिर गया, तो ये मिट्टी तेल और जल का क्या बन गया, मिश्रण बन गया। अब घर पे पेरेंट्स आएंगे, मम्मी पापा आएंगे, वो देखेंगे तो वो डांटेंगे मिट्टी तेल में थोड़ा महंगा होता है, तो जल में गिर गया। अब तो वो है ना, उसको अलग कैसे करेंगे, तो अपन को बचना है डांट से, तो अपन चलिए देखते हैं अलग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो पहला पॉइंट क्या है कि प्रयोग में मिट्टी के तेल को जल से पृथक करेंगे। दूसरा पॉइंट, मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालते हैं। मान लीजिए कैसी होती है पृथक्करण कीप, ऐसे देखो अपने पास लट्टू जैसा देखते हैं ना, वैसी एक पृथक्करण कीप होती है ऐसे। चलिए हम बनाते हैं, फिर अपन समझेंगे इसको कैसे अपन अलग करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये पृथक्करण कीप है, पृथक्करण कीप, इसमें से अपन ने किसको डाला, मिट्टी तेल और जल के मिश्रण को डाला। और ये जो कीप है ना, इसमें यहाँ क्या लगा हुआ है, स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है। स्टॉप कॉर्क का काम क्या होता है, जो यहाँ से अपन पदार्थ नीचे आएगा ना, तो जैसे अगर अपन को नीचे आने के लिए रोकना पड़ेगा, तो अपन इसको एक प्रकार से नल है, अगर यहाँ से स्टॉप कॉर्क को खोल लेंगे यानी नल को खोल लेंगे तो पानी नीचे आने लगेगा, और स्टॉप कॉर्क को जैसे ही बंद कर देंगे ना, तो पदार्थ माने क्या होगा, जो जल भरा है या जो भी यहाँ पदार्थ भरा है वो नीचे जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अपन देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे। देखें दूसरा पॉइंट, मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालते हैं। ये कौन सी कीप है, पृथक्करण कीप है। कौन सी कीप है, पृथक्करण कीप है अपनी ये। इसका और अच्छे से आपको चित्र देखना है तो आपकी एनसीईआरटी बुक है, उसमें 22 नंबर पेज पर दिया हुआ है इसका चित्र, तो आप वहां से जाके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए पृथक्करण कीप है, इसमें अपन ने किसको डाला, मिट्टी तेल और जल के मिश्रण को। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ देते हैं। कुछ देर तक अपन ने डाला और शांत छोड़ दिया, जिसके कारण क्या हो कि जब तक कि जल तथा तेल की पृथक परत तैयार ना हो जाए। मान लीजिए अपन जब इसको डालते हैं ना, तो आपको पता है कि कभी भी तेल और जल आपस में मिलता नहीं है, इसलिए तो अपन क्या कहते हैं, आघुलनशील द्रव। आघुलनशील द्रव से तात्पर्य क्या है, जो आपस में घुले ना। अगर घुलनशील होता तो माने आपस में मिल जाता, घुल जाता, लेकिन ये है आघुलनशील द्रव, यानी आघुलनशील द्रव माने जो आपस में ना मिले। हालांकि इसके अगले लेक्चर में अपन घुलनशील द्रवों को भी पृथक करने की विधि समझेंगे, अभी इस लेक्चर में सिर्फ अपन आघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने की विधि समझ रहे हैं। अगले जो लेक्चर होगा अपना तीसरा लेक्चर, उसमें किसको पढ़ेंगे, घुलनशील द्रवों को पृथक करने के लिए, उसमें आसवन विधि और प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करेंगे, वो अपन अगले लेक्चर में देखते हैं। अभी अपन ये समझते हैं। तो इसको अपन ने क्या किया, जो मिट्टी तेल और जल के मिश्रण को अपन ने इस पृथककारी कीप में डाल दिया। ठीक है, और इसको कुछ देर के लिए शांत रख दिया, जिसके कारण क्या हो, देखो आघुलनशील है तो दोनों मिलेंगे तो है नहीं, तो क्या होगा कि देखो जो मिट्टी तेल है उसका घनत्व होता है जल के घनत्व से कम, इसलिए वो क्या करता है, तैरता है किसमें, जल के ऊपर। जैसे आपने देखा होगा अगर अपने घर में पानी में तेल गिर जाए ना, तो तेल क्या होता है, पानी में तैरता रहता है ना। क्यों, क्योंकि तेल का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से क्या होता है, कम, इसलिए वो तैरता है। आपने 9वीं में पढ़ा होगा बर्फ क्यों पानी में तैरता है, माने देखो बर्फ तो पानी से जमा हुआ है और भारी भी है, ठोस भी है, लेकिन क्यों तैरता है, क्योंकि जो बर्फ का घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए वो बर्फ ऊपर तैरता है। इसी प्रकार जो जल है वो नीचे रह जाएगा, शांत छोड़ देने पर नीचे जल ही जल रह जाएगा, ऊपर क्या होगा, ये ऊपर तेल की परत अलग दिखेगी अपनी और ये जल अलग होगा। अब अपन क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखो पृथक्करण कीप के स्टॉप कॉर्क को खोलें और सावधानी पूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल देंगे। माने जो जितना ये जल का हिस्सा दिख रहा है ना अपन को, इस जल को अपन क्या करेंगे, पूरा निकाल देंगे और बच क्या जाएगा, तेल। तो जल अलग हो जाएगा और तेल अपना अलग हो जाएगा। इसका उपयोग कैसे करें, मान लीजिए जो स्टॉप कॉर्क है ना, ये स्टॉप कॉर्क ये कैसा होता है अपना,
नल का काम करता है। जैसे मान लो स्टॉप कार को खोलना मतलब नल खोलना, जैसे अपन ने नल खोला तो ये पूरा पानी कहाँ नीचे आने लगेगा, ऐसे बहने लगा, नीचे आने लगेगा, नीचे आने लगेगा। जैसे ये पता मान लो देखो जब ये पानी नीचे आएगा तो ये तेल भी नीचे अपने धीरे धीरे नीचे आता रहे। देखो पानी नीचे आ रहा तो यहाँ जगह खाली हो रही ना, तो धीरे धीरे ये तेल क्या होता है नीचे खिसकते जाता है, नीचे खिसकते जाता है। चलो देखो एक बार यहाँ आसानी से समझे, थोड़ा अलग से। मान लीजिए ये अपना तेल था और ये अपना जल है, ठीक है, ये अपना जल है। मान लीजिए जो पूरा जल है वो क्या कर दिया अपन ने, खाली कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो सिर्फ क्या बचा अपना तेल। माने आप समझ सकते हैं ना कि ये देखो जब ये पूरा जल है अपना, ये जल है, ये इस स्टॉप कॉर्क की जब अपन ने खोल लिया यानी नल खोल लिया तो ये पूरा पानी निकल गया। जैसे ये तेल कहाँ पहुंचा, यहाँ कहाँ पहुंचा, स्टॉप कॉर्क के जस्ट ऊपर, यहाँ पहुंचा अपना। तो वैसे ही अपन ने स्टार कॉर्क को बंद कर दिया यानी नल को अपन ने बंद कर दिया, तो ये पूरा पानी यहाँ अलग हो गया और यहाँ क्या बचा, यहाँ सिर्फ क्या बचा अपना तेल बचा। आई बात बच्चों समझ में। ये थोड़ा सा अच्छे से अपन है ना 3D में देख सकते हैं, बाकी उसकी व्यवस्था अपन करेंगे अगर मिल जाए तो। बाकी आप समझ सकते हैं कि अगर है ना इसको देख आप लॉजिक लगा सकते हैं कि जैसे जैसे ये पानी नीचे गिरेगा तेल भी नीचे आता रहेगा। जैसे ही तेल यहाँ आ जाए यानी पानी पूरा निकल जाए और तेल पूरा यहाँ आ जाए, माने पानी अपना अलग हो गया और तेल अपना अलग हो गया। तो वो ये जैसे ही तेल नीचे पहुंचे स्टॉप कॉर्क को बंद कर देंगे। जैसे बंद कर, देखो तेल यहाँ नीचे पहुंचा स्टॉप कॉर्क के ऊपर, जैसे ही पहुंचा अपन ने बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो ये पूरा पानी निकल गया और बचा क्या, सिर्फ तेल। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में आपको। अब इसके अनुप्रयोग देखते हैं, इस विधि का कैसे उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला है तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में। ये विधि माने इसी चीज का उपयोग करते किसमें, ये जो अपन ने बात की ना कि तेल और जल से कैसे अलग करें, इसी विधि द्वारा। ठीक है, तो तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में। दूसरा क्या है, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में। जब धातु शोधन की प्रक्रिया होती है तो उसमें लोहे को पृथक करने के लिए भी इसी विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े अपन, चलिए बढ़ते हैं। अब आ गया है नमक तथा कपूर के मिश्रण को पृथक करना। किसके मिश्रण को पृथक करना, नमक तथा कपूर के मिश्रण को पृथक करना। तो ये कैसे करेंगे, नमक तथा कपूर के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। सबसे पहले तो अपन समझते हैं कि ऊर्ध्वपातन क्या कहलाती है। आपको ध्यान हो, आपने 9वीं कक्षा में पहले अध्याय में पढ़ा है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया, याद हो तो आप बताइए और ना हो तो एक बार अपन और बता दे रहे थे जिससे आपको एक बार रिकॉल हो जाए, माने याद आ जाए कि अपन ने हाँ पढ़ा था। आपने देखा था तो माने ऊर्ध्वपातन की परिभाषा पढ़ी जब कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होने की घटना को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। माने जो बीच में द्रव अवस्था होती है ना तो इसमें द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता, ये सीधा क्या होता है, ठोस अवस्था से सीधे कहां पहुंच जाता है, गैस अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन समझ में आया क्या कहलाता है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ये इसी चीज का अपन उपयोग करेंगे कैसे, चलिए समझते हैं। देखो मान लीजिए, देखो अपन है ना जब नमक और कपूर को गर्म करेंगे तो कपूर जल के क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातित यानी गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा और बच क्या जाएगा, नमक। तो चलिए अपन प्रयोग से समझते हैं कि ये क्या होगा। तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, एक स्टैंड लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, जिस पर अपन स्टैंड लेंगे, मान लीजिए अपना क्या है, स्टैंड। ठीक है, ये अपना है स्टैंड, इसमें रखा है ये, पुनः अपन यहाँ किसका उपयोग करेंगे, ये बीकर रखा है जिससे क्या हो, ये गर्म हो। तो ये बीकर का उपयोग किया। तो सबसे पहले अपना ये क्या हो गया, स्टैंड हो गया, ये क्या हो गया अपना, बीकर हो गया। ठीक है, अब इस स्टैंड पे क्या अपन रखेंगे, बताओ क्या रखेंगे, चीनी मिट्टी की एक प्याली रखेंगे। क्या रखेंगे, चीनी मिट्टी की एक प्याली रखेंगे। प्याली है ना माने कटोरी टाइप की, अपन है ना छोटी सी, ये एक प्रकार से थाली कह सकते हैं, प्लेट, चीनी मिट्टी की प्लेट रखेंगे। ये क्या रखेंगे, चीनी मिट्टी की प्लेट। ठीक है, चीनी मिट्टी की क्या रखी अपन ने, प्लेट रखी। इसके बाद क्या किया, इस चीनी मिट्टी की प्लेट पर अपन ने ये कपूर और नमक का क्या डाल दिया, मिश्रण। क्या डाल दिया, ये कपूर और नमक का क्या डाल दिया अपन ने, मिश्रण डाल दिया। कपूर और नमक का इसमें मिश्रण डाल दिया। अब क्या करेंगे अपन,
अब इसका उपयोग अब अपन क्या करेंगे, एक जो कीप होती है इसको अपन इसके उल्टा रख देंगे। ऐसे मान लो जो कीप तो ऐसी होती है अपनी, देखो आपने देखा होगा कीप कैसी होती, ऐसी होती है कीप, ठीक है। तो इसको अपन कीप को क्या कर देंगे, उल्टा रख देंगे, यानी ऐसी रख देंगे उल्टी, इसको क्या कर देंगे, घुमा देंगे। तो ये भाग ये हो गया और ये ऐसा। समझ में आया आपको? तो ये अपन ने इसको कीप को क्या कर दिया, उल्टा रख दिया। और ये जो सिरा है ना, जहाँ खुला रहता है ये कीप जहां से निकलता था वहां, उसमें क्या लगा दी अपन ने, रुई लगा दी। क्या लगा दी, रुई लगा दी, रुई को लगा दिया, ठीक है। अब इस जिससे ये बाहर ना जा पाए, अब अपन क्या करेंगे कि इसको गर्म करना प्रारंभ करेंगे। किसको, बर्नर के द्वारा इस चीनी मिट्टी की प्याली को गर्म करना प्रारंभ करेंगे। तो ये पूरी गर्म ऊष्मा कहाँ जाएगी, नमक तथा कपूर में जाएगी। अब आपको पता है कपूर ठोस अवस्था में होता है, और ये क्या है, क्या ऊष्मा प्राप्त करके, जो कपूर है ना, जो कपूर है वो ऊष्मा प्राप्त करके यानी हीट प्राप्त करके यानी ताप प्राप्त करके किस अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा। तो क्या होगा, जो यहाँ से कपूर की वाष्प निकलेगी, क्या निकलेगी, कपूर की वाष्प। कपूर की वाष्प यहाँ ऐसे निकलेगी, तो ये क्या है, कपूर की वाष्प है। क्या है, कपूर की वाष्प है। अब ये कपूर की वाष्प अपनी निकली, तो यहाँ देखो ये जो किनारा है ना, यहाँ आके ये जो वाष्प है ना ठहर के रुक जाएगी और किस में परिवर्तित हो जाएगी, ठोसीकृत कपूर में। किस में परिवर्तित, हालांकि गैस में होती तो यहाँ तो वाष्प निकली, लेकिन ये थोड़ी सी नमक में नमी होने के कारण ये क्या यहाँ चिपक गई, माने इस सतह पे चिपक गई, जिसके कारण क्या हुआ कि किस में परिवर्तन हो गई, सतह पे। यहाँ देखो ये मान लो जी जो अपनी कीप रखी ना ऐसी उल्टी, तो यहाँ देखो यहाँ मुड़ते समय यहाँ टकराव हुआ, तो इसके कारण यहाँ क्या हो गई, ये चिपक गई। ये क्या हो गई, अपना क्या चिपक गई, अपनी कपूर चिपक गया और क्या हो गया, ये ठोसीकृत हो गया। तो किसका निर्माण हो गया, ठोसीकृत कपूर यहाँ अलग हो गया और यहाँ सिर्फ क्या बचा, नमक। तो इस विधि के द्वारा क्या हो गया, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से क्या हो गया, कपूर तथा नमक के मिश्रण का पृथक्करण हो गया, यानी कपूर नमक यहाँ रह गया और कपूर यहाँ हो गया। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में अपन है ना, अब देखो अपन ने पिछले वाली स्लाइड में क्या पढ़ा था कि दो अघुलनशील द्रव, क्या, दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना था। अब अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे, अलग हो जाएगा, अपन पढ़ेंगे घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए। तो ये किस विधि का उपयोग करेंगे, इसमें अपन करेंगे किस विधि का उपयोग, आसवन विधि का। किस विधि का, आसवन विधि का और प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करेंगे। इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, अगर उसके बाद अपन किसको पृथक करेंगे, वायु को। वायु में जो विभिन्न गैसें पाई जाती है ना, उसमें से हमें कोई भी गैस चाहिए, जैसे मान लो उन पूरी वायु में से हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन को कैसे पृथक करेंगे वो भी अपन पढ़ेंगे। इसके बाद अपन क्या करेंगे, कोई भी एक अशुद्ध नमूना है उसमें से कॉपर सल्फेट अलग करेंगे। क्या अलग करेंगे, कॉपर सल्फेट अलग करेंगे। मतलब शुद्ध कॉपर, एक अशुद्ध नमूना मान लीजिए एक मिश्रण है जिसमें कॉपर सल्फेट मिला हुआ है, तो अपन को उसमें से शुद्ध कॉपर सल्फेट को क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो कैसे प्राप्त करेंगे वो भी अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और अगले लेक्चर में अपने पाठ के अंतर्गत जो बीच में आए गए क्वेश्चन आंसर है वो भी अपन पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, यौगिक तथा मिश्रण में अंतर। क्या, यौगिक तथा मिश्रण में अंतर। ये आपके क्वेश्चन पेपर में स्कूल एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, बहुत अधिक बार आता है और ज्यादा नंबर का भी रहता है, तो इसको भी अच्छे से अपन समझेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप है ना कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, तो उसका हम जवाब देने का पूर्ण कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और आपको और बार बार रिवाइंड करके वीडियो देखते रहें, जिससे क्या होगा कि और अच्छे से अपन को समझ में आता रहे। और यदि आपने पिछले लेक्चर्स भी नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप कृपया है ना क्या करें कि लेक्चर को सीक्वेंस से देखें, माने शुरू से देंगे। अब आप यदि 20 से देखने लगेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप पार्ट 1 से लेके जो डायरेक्ट अपनी प्लेलिस्ट तो बनी ही है क्लास 9th की, तो उसमें क्या करेंगे कि आप लाइन से सीक्वेंस से देखते चलेंगे, तो पूरे पार्ट अपन को लाइन से कवर होते रहेंगे, अपन को समझ में आते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।